गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ खुशबू रघुवंशी तथागत के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम यहाँ पे नवंबर में एमपीपीएससी जो मेंस होने वाला है उसके लिए जीएस पेपर 4 जो कि इथिक्स का है उसको लेकर आए हैं। मैंने आपको कल इथिक्स की क्लास में जो हमारा इथिक्स का ओवरव्यू होता है वो दिया था। मैंने आपको बताया था कि कैसे हमें इथिक्स को पढ़ना है, इसकी अप्रोच क्या होगी और किस तरीके से हमारा पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है, किस तरीके के क्वेश्चन हमें यहाँ पे टैकल करना है। ये सारा ओवरव्यू मैंने आपको कल दिया था। और जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने कल यह भी बताया था कि हम यहाँ आज क्या करेंगे, हमारी इथिक्स की जो सेकेंड यूनिट है उसको स्टार्ट करेंगे, जिसका टॉपिक है क्या, मनोवृत्ति। तो मैं आपको ये सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि जो सेकेंड हमारी वीडियो है उससे पहले आप फर्स्ट वीडियो को देखिए, जिसकी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो उससे क्या होगा, जब आप फर्स्ट वीडियो को सुनेंगे आपकी इथिक्स को लेके एक अप्रोच डेवलप होगी और जो भी इथिक्स को लेके बेसिक अवधारणाएं हैं वो आपकी कंप्लीट होंगी। इससे क्या होगा, आगे की जितनी भी यूनिट, जितने भी आप क्वेश्चन देखेंगे वो आप बहुत अच्छे से टैकल कर पाएंगे। तो आइए हम यहाँ पे हमारी सेकेंड यूनिट को स्टार्ट करते हैं। सेकेंड यूनिट में मैंने आपको कल पूरा पाठ्यक्रम बताया था कि कितनी यूनिट है, क्या क्या है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारी सेकेंड यूनिट है वो क्या है, मनोवृत्ति है। मनोवृत्ति वाली जो यूनिट है यहाँ पे हमें 4 टॉपिक देखने को मिलेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा मनोवृत्ति, सेकेंड टॉपिक है अभिक्षमता, थर्ड है हमारा सांवेगिक बुद्धि और फोर्थ है हमारा व्यक्तिगत विभिन्नताएं। मैंने आपको बताया था कि ये जो टॉपिक है वो 2020 में हमारे सिलेबस में जोड़ा गया है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले मनोवृत्ति को स्टार्ट करेंगे और मनोवृत्ति में जो है इसकी विषय वस्तु क्या है, तत्व क्या है, प्रकार क्या है, मनोवृत्ति का निर्माण कैसे होता है, मनोवृत्ति में चेंज हम कैसे ला सकते हैं, यानी कि उसमें परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्रबोधक संप्रेषण, पूर्वाग्रह और विभेद देखेंगे, भारतीय संदर्भ में रूढ़िवादिता। इन चारों टॉपिक को हम क्या करेंगे, पहले कवर करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मनोवृत्ति के आयाम देखें तो 4 आयामों में मैंने मनोवृत्ति को बांटा है। फर्स्ट हम मनोवृत्ति देखेंगे, सेकंड हम प्रबोधक संप्रेषण, पूर्वाग्रह और भारतीय संदर्भ में रूढ़िवादिता, ये चीज हम देखेंगे। ठीक है, अब अगर हम मनोवृत्ति को देखें, इसको अभिवृत्ति भी बोला जाता है और इंग्लिश में अगर हम देखें ये क्या है, एटीट्यूड। जैसा कि आप लोग ये वर्ड हमेशा सुनते रहते हैं, एटीट्यूड एटीट्यूड, और आए दिन यूज भी करते रहते हैं। अगर हम जनरली जिस एटीट्यूड को यूज करते हैं उसे अगर मैं बोलूं तो मान लीजिए आप एक फ्रेंड सर्कल में हैं और आपके फ्रेंड आपसे किसी चीज की डिमांड करते हैं, आप अगर उनको मना कर देते हैं या कहीं जाने से मना कर देते हैं तो वो लोग क्या बोलेंगे, बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम यूज करते हैं। ऐसे ही अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का स्वभाव है कम बोलना, कम बातें करना, है ना, तो हम क्या बोलेंगे, यार वो तो बड़ा एटीट्यूड में रहता है। तो जनरली हम क्या करते हैं, एटीट्यूड को इस तरीके से यूज करते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि इथिक्स में एटीट्यूड का मतलब क्या है, एक मेन जो डेफिनेशन है, जिस तरीके से हम एथिक्स में यूज करेंगे, वो सारी चीजें हम कहाँ देखेंगे, इथिक्स के जो हमारा सेकंड यूनिट है उसमें हम मनोवृत्ति में देखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ आपको मनोवृत्ति बताऊं कि मनोवृत्ति होती क्या है, तो मनोवृत्ति की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, क्या है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या विचारधारा आदि के प्रति हमारी सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण या मनोदशा क्या होती है, सकारात्मक नकारात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, वो क्या होती है, मनोवृत्ति होती है। यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमारी लाइफ में ये जो एटीट्यूड है वो रोल करता है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला कि किसी व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति, विचारधारा आदि के प्रति क्या, हमारी सकारात्मक नकारात्मक दृष्टिकोण। अगर हम देखें अभिवृत्ति अगर हम यहाँ देखें तो अभिवृत्ति क्या करती है, आदत बनाती है। क्या करती है, आदत बनाती है। आदत से संकल्प बनता है, आदत से संकल्प बनता है, संकल्प से चरित्र बनता है, चरित्र से इंसान बनता है और यही इंसान क्या बनता है, प्रशासक बनता है। ठीक है, यही इंसान क्या करेगा, प्रशासक बनेगा। अगर हम यहाँ अपने दृष्टिकोण की बात करें तो मनोवृत्ति में हमने देखा कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण होता है और एक नकारात्मक दृष्टिकोण होता है।
अगर हम यहाँ पे सकारात्मक दृष्टिकोण को लें और यहाँ हम क्या करें, नकारात्मक दृष्टिकोण को लें, ठीक है। अभिवृत्ति के अनुसार अब हम क्या करेंगे, इस क्रम को सेट करेंगे, ठीक है। तो आदत में अगर हम देखें, सकारात्मक मनोवृत्ति तो होगी तो कैसी आदत होगी, अच्छी आदत होगी। कैसी आदत होगी, अच्छी आदत होगी। और अगर हमारी नकारात्मक मनोवृत्ति होगी तो हमारी आदत कैसी होगी, बुरी आदत होगी। ऐसे ही अगर हम संकल्प देखें, अगर हमारी एटीट्यूड, हमारा एटीट्यूड क्या है, सकारात्मक है, तो हमारा संकल्प कैसा होगा, अच्छा संकल्प होगा। और अगर हम यहाँ देखें हमारा एटीट्यूड नेगेटिव है तो हम संकल्प भी कैसा लेंगे, बुरा ही लेंगे। चरित्र हम देखें तो हमारा कैसा होगा, सचरित्र होगा। कैसा होगा, सचरित्र होगा। और अगर हमारा जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव है तो हमारा कैसा चरित्र होगा, दुष्चरित्र होगा। वैसे ही अगर हम इंसान देखें तो इंसान, अगर सकारात्मक एटीट्यूड आप रखते हो तो आप क्या होंगे, अच्छे इंसान होंगे। और अगर आप नकारात्मक एटीट्यूड रखते हैं तो आप कैसे होंगे, बुरे इंसान होंगे। और यही इंसान क्या करेगा, प्रशासक बनेगा। एटीट्यूड अगर आपका शुरू से ही, आपका स्टार्टिंग से ही कैसा है, अगर पॉजिटिव है तो आप क्या करेंगे, अच्छे प्रशासक बनेंगे। कैसे होंगे, आप अच्छे प्रशासक बनेंगे। और अगर आपका एटीट्यूड स्टार्टिंग से ही नेगेटिव है तो आप कैसे, बुरे प्रशासक बनेंगे। तो इस तरीके से देखा आपने, एक जो एटीट्यूड है वो हमारी पूरी पर्सनालिटी में किस तरीके से रोल करता है, किस तरीके से हमारा पूरा जो भी व्यक्तित्व है वो हमारे एटीट्यूड पर निर्भर करता है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे जो भी हमारे एटीट्यूड को लेके महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको यहाँ बताया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मनोवृत्ति की डेफिनेशन। स्टार्टिंग में धीरे धीरे कई सारी डेफिनेशंस आई, किसी ने किसी पॉइंट को वैल्यू दी, किसी ने किसी चीज को वैल्यू दी। लेकिन 1946 में, कब, 1946 में एक मनोवैज्ञानिक हुए, थर्स्टन। कौन हुए, थर्स्टन। इन्होंने क्या किया, मनोवृत्ति की एक प्रॉपर डेफिनेशन दी जो कि मैंने आपको अभी बताई थी। इनके अनुसार क्या है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, विचारधारा आदि के प्रति हमारी सकारात्मक नकारात्मक मनोदशा क्या होती है, मनोवृत्ति या एटीट्यूड होता है। अब सकारात्मक नकारात्मक मैंने आपको बताया, लेकिन किसी घटना के प्रति अगर हम सकारात्मक रखते हैं, नकारात्मक रखते हैं, वो कैसे, मान लीजिए कोरोना है। कोरोना से आप लोग बहुत अच्छी तरीके से क्या है, परिचित हैं। तो कोरोना क्या है, एक जानलेवा बीमारी है। जानलेवा बीमारी है तो इसके लिए क्या होगा, हमारा जो एटीट्यूड होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। वहीं अगर हम एक्सरसाइज, योग या व्यायाम को लें, वो क्या करता है, हमें फायदा दिलाता है। क्या करता है, फायदा दिलाता है। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो एटीट्यूड होगा वो पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो चीज या वस्तु या व्यक्ति हमें फायदा पहुंचाता है उसके लिए हम कैसा एटीट्यूड डेवलप करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करते हैं। और जो चीज या जो वस्तु हमें नुकसान पहुंचाती है, हमें जिससे हानि होती है, उसके लिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप करते हैं। तो यहाँ आपने देखा, मैंने कोरोना का आपको एग्जाम्पल दिया, उससे आपको समझाया, योग व्यायाम का एग्जाम्पल दिया, उससे आपको समझाया। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे पॉजिटिव और कैसे नेगेटिव हमारा एटीट्यूड होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एटीट्यूड का निर्माण किन किन चीजों से मिलकर बनता है, ठीक है। किन किन चीजों से मिलकर बनता है, आपको पता है कि हमारे सिलेबस में क्या दिए हैं, मनोवृत्ति के तत्व, ठीक है। मनोवृत्ति के तत्व, यहाँ हम 3 तत्वों को देखेंगे। फर्स्ट है हमारा संज्ञानात्मक, सेकंड है भावनात्मक, थर्ड है व्यवहारात्मक, ठीक है। संज्ञानात्मक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक, ये 3 हमारे तत्व हैं। इनमें क्या क्या डिफरेंस है, क्या ये होते हैं, हम देखते हैं इनको। अगर हम देखें, 2 मनोवैज्ञानिक हुए, इगली और चाइलिन। कौन, इगली और चाइलिन। इन्होंने क्या किया, कैब मॉडल दिया, मनोवृत्ति से रिलेटेड कैब मॉडल दिया। इसी कैब मॉडल को हम क्या बोलते हैं, मनोवृत्ति के तत्व, संघटक या संरचना। इसी कैब मॉडल से क्या बनी, हमारे मनोवृत्ति की ये सारे एलिमेंट और स्ट्रक्चर हमारा डेवलप हुआ, ठीक है। अगर मैं यहाँ सी का मतलब बोलूं तो सी का मतलब क्या है, कॉग्निटिव। ए से क्या है, अफेक्टिव, और वी से बिहेवियर। अगर हम हिंदी में जाएं तो अभी मैंने आपको बताया संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक, ठीक है। आपको इन तीनों को इसी क्रम में याद करना है। इसके लिए अगर एक ट्रिक देखें हम, तो एक वर्ड है संभाव्य। क्या, संभाव्य। सम से संज्ञानात्मक, भा से भावनात्मक और व्य से व्यवहारात्मक, ठीक है। अब हम देखते हैं इनको हम डिटेल में कैसे देखेंगे, ठीक है। संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है, जानना, किसी चीज का ज्ञान होना। भावनात्मक का मतलब क्या होता है, किसी चीज को अनुभव करना या भावना के स्तर पर फील करना। वहीं हम व्यवहारात्मक देखें, मतलब क्रिया करना। जैसे कि आपको एक एग्जांपल से मैं बताऊं,
2020 में मार्च में धीरे धीरे कोरोना को लेके खबरें आने लगी। ठीक है, धीरे धीरे खबरें आई, हमको सूचनाएं मिली कि कोरोना एक जानलेवा बीमारी है, इसके ये लक्षण है, ये प्रभाव है और इससे एक व्यक्ति की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये क्या हुआ, हमें सूचनाएं मिली। ठीक है, सूचनाएं मिली मतलब हमको क्या हुआ, संज्ञान हुआ। ठीक है, वहीं जैसे ही हमको ये सूचनाएं मिलती हैं, हमें मन में क्या फील होता है, डर फील होता है, कोरोना से भय लगने लगता है। ठीक है, जैसे ही भय लगा, हम भावना के स्तर पर आए, यानी कि ये क्या हो गया, भावनात्मक स्तर हो गया। ठीक है, भावना के बाद हमें जब डर लगा तो हमने क्या किया, हमने मास्क लगाया, सैनिटाइज किया, हाथों को बार बार वॉश किया। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम व्यवहार कर रहे हैं। तो हम किस स्तर पर आ गए, व्यवहारात्मक या क्रियात्मक के स्तर पर आ गए। ठीक है, तो ज्ञान, संज्ञानात्मक का मतलब होता है जानना, भावनात्मक का मतलब भावना के स्तर पर महसूस करना, और व्यवहारात्मक का मतलब होता है व्यवहार का रूप देना या क्रिया करना। यहाँ एक और एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया है, आपको ज्ञान हुआ, आपको सूचना मिली कि जो वृक्षारोपण होता है वो क्या होता है, फायदेमंद होता है। जैसे ही आपको ज्ञान मिला कि वृक्षारोपण फायदेमंद होता है, आप भावना के स्तर पर जाएंगे तो आपको क्या होगा, वृक्षारोपण से लगाव होगा। क्या होगा, आपको वृक्षारोपण से लगाव होगा, और जैसे ही लगाव होगा आप क्या करोगे, वृक्ष लगाओगे या वृक्षारोपण करोगे। ठीक है, तो ये तीनों समझ में आए कि किस तरीके से हम संज्ञान करते हैं, किस तरीके से भावना के स्तर पर आते हैं और किस तरीके से व्यवहार में उस चीज को लाते हैं। ठीक है, और अगर मैं आपको बोलूं कि इन तीनों में संज्ञान के बाद अगर हम भावना के स्तर पर आ जाते हैं और भावना के बाद अगर हम व्यवहार के स्तर पर आते हैं, यानी कि इन तीनों में अगर सामंजस्य हो, इन तीनों में संगति हो, तो उसे हम बोलेंगे सम अभिवृत्ति। क्या बोलेंगे, सम अभिवृत्ति। लेकिन यहाँ सम अभिवृत्ति का मतलब केवल सकारात्मक नहीं है। क्या, सम अभिवृत्ति का मतलब केवल सकारात्मक नहीं है, यहाँ नकारात्मक भी इसका मतलब होगा। यानी कि सकारात्मक नकारात्मक दोनों स्तर पर क्या होगी, सम अभिवृत्ति होगी। जैसे मैंने आपको कोरोना का एग्जांपल बताया, वो क्या है, एक नेगेटिव एटीट्यूड है। तो नेगेटिव एटीट्यूड में भी हमारी क्या, सम अभिवृत्ति बन रही है। और वृक्षारोपण क्या है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड में भी हमारी क्या, सम अभिवृत्ति बन रही है। तो दोनों ही स्तर पर ये होगी, जो सम अभिवृत्ति है वो पॉजिटिव भी होगी और वो नेगेटिव भी होगी। और अगर हम देखें क्या, विषम अभिवृत्ति, विषम अभिवृत्ति का मतलब है अगर इन तीनों में से कोई एक अनुपस्थित है। मान लीजिए संज्ञान आपको है, भावना के स्तर पर आप नहीं जाते, डायरेक्ट आप व्यवहार कर देते हैं, तो ये क्या, यहाँ पे भावनात्मक स्तर क्या है, अनुपस्थित है। तो इसमें क्या, सामंजस्य नहीं हो पा रहा, सामंजस्य नहीं हो रहा है, तो हमारी क्या बनेगी, विषम अभिवृत्ति बनेगी। वहीं अगर हम देखें संज्ञान हमारे पास है, भावना के स्तर पर भी हम आ गए, लेकिन व्यवहार हमने नहीं किया, तो क्या होगा, व्यवहार हमारा अनुपस्थित होगा। तो क्या बनेगा, हमारा विषम अभिवृत्ति बनेगी। ठीक है, ये समझ में आया किस तरीके से संज्ञान होगा, भावना के स्तर पर आएंगे और फिर हम व्यवहार करेंगे। ठीक है, इसी का डिस्क्रिप्शन ये है, ये संज्ञान का, भावना का और व्यवहार का। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ मैंने एक और एग्जाम्पल आपको दिया है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम कहाँ, मनोवृत्ति की विषय वस्तु या फिर इसको बोलते हैं अंतर वस्तु। आपको सिलेबस में विषय वस्तु यहाँ दी गई है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंटेंट। विषय वस्तु को अंतर वस्तु भी बोलते हैं और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंटेंट। ठीक है, हम अगर यहाँ विषय वस्तु की बात करें, हर व्यक्ति की मनोवृत्ति अलग अलग होती है। यदि हमारे भारत में 121 करोड़ जनसंख्या है, तो सभी की जो मनोवृत्ति होगी वो कैसी होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, तो मनोवृत्ति की विषय वस्तु में हम 3 क्वेश्चन को देखते हैं। इन 3 क्वेश्चन का फिलअप हम हर व्यक्ति के एटीट्यूड के हिसाब से करते हैं। अब ये 3 क्वेश्चन कौन से हैं, आइए हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति कैसे निर्धारित करता है, एक व्यक्ति कैसे निर्धारित करता है कि उसे कोई वस्तु पसंद है या नापसंद है, या कैसे निर्धारित करता है कि किसी के प्रति उसकी मनोवृत्ति सकारात्मक है या नकारात्मक है। तो मान लीजिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी जो मनोवृत्ति है वो जन्मजात ना होकर एक अर्जित प्रक्रिया है। अर्जित प्रक्रिया मतलब इसको हम क्या करते हैं, सामाजिकरण की प्रक्रिया में सीखते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे माहौल में हम पले होते हैं, हमारी मनोवृत्ति उसी तरीके से क्या होती है, स्ट्रक्चर होती जाती है। तो इसमें अगर हम देखें कि कोई व्यक्ति कैसे निर्धारित करता है कि उसका एटीट्यूड किसी वस्तु को लेके पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मान लीजिए आपके जो फैमिली है, आपका जो समाज है, उसके लिए जो दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, इन चीजों को लेके क्या है, सकारात्मक एटीट्यूड है। तो
आप भी क्या होंगे, उन चीजों को लेके सकारात्मक एटीट्यूड रखने लगेंगे, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखने लगेंगे। और अगर आपके परिवार, आपके समाज में इन दोनों को लेके नकारात्मक एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड है, तो आप भी क्या करेंगे, नेगेटिव एटीट्यूड रखेंगे। तो समझ में आया कि कैसे निर्धारित होता है कि कोई किसी वस्तु के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति है या नकारात्मक मनोवृत्ति। वहीं अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड क्वेश्चन में है कि अलग अलग व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति अलग अलग तरह से निर्धारित करता है। अलग अलग तरह से कैसे? जैसे मान लीजिए एक इंसान है ए, एक इंसान है बी, ठीक है, ये दोनों इंसान हैं। इनको पता लगा कि इंदौर में सचिन तेंदुलकर आने वाले हैं, ठीक है, इंदौर में जो क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर वो आने वाले हैं। तो जो ए है वो क्या है, एक अच्छा खिलाड़ी है, एक अच्छा खिलाड़ी है, ठीक है, और क्रिकेट में रुचि भी रखता है। एक अच्छा खिलाड़ी भी है और क्रिकेट में रुचि भी रखता है। और बी जो है वो ना तो खिलाड़ी है और ना ही रुचि रखता है। तो जैसे ही इन दोनों ने सुना कि सचिन तेंदुलकर आने वाले हैं, तो ये जो ए व्यक्ति है वो क्या करेगा, सचिन से मिलने की योजनाएं बनाने लगेगा। वो प्लानिंग करने लगेगा कि उस दिन मुझे कब जाना है, क्या कपड़े पहन के जाना है, कैसे जाना है, और बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगा कौन, ए, ठीक है। वहीं अगर वी को हम देखें तो वी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ना खिलाड़ी है ना उसका क्रिकेट में इंटरेस्ट है। तो यहाँ आपने देखा कि कैसे निर्धारित हो रहा है अलग अलग व्यक्तियों की मनोवृत्ति किसी के प्रति। तो अलग व्यक्ति की मनोवृत्ति और अलग व्यक्ति की मनोवृत्ति कैसे निर्धारित होती है। तो हमने देखा कि ये इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, किसी व्यक्ति के माहौल पे डिपेंड करता है और किसी व्यक्ति के फंक्शन पर डिपेंड करता है। तो समझ में आया कि अलग अलग व्यक्ति की मनोवृत्ति अलग अलग निर्धारित कैसे होती है। वहीं अगर हम थर्ड क्वेश्चन देखें तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि एक ही वस्तु एक समय में पसंद और नापसंद का क्या कारण है। एक ही वस्तु एक ही समय में पसंद नापसंद का क्या कारण है। एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें, मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, ये पेन मुझे अभी बहुत पसंद है। नेक्स्ट मैं अगले दिन दूसरे दुकान पे गई, मुझे इससे अच्छी पेन दिखी तो मुझे वो पेन ज्यादा पसंद आई। अब क्या हुआ, जो मुझे पहले पेन पसंद थी वो क्या हुआ, मुझे अब पसंद नहीं है और अब मुझे दूसरी पेन पसंद है। तो एक ही समय में एक वस्तु के पसंद नापसंद का क्या कारण होता है। समझ में आया आपको ये? इस तरीके से हम क्या करते हैं, मनोवृत्ति की विषय वस्तु को देखते हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर मान लीजिए पीएससी 5 नंबर में ये पूछता है तो आप इन क्वेश्चन को फिलअप करके आ सकते हैं। वहीं अगर इसी क्वेश्चन को पीएससी ने 20 नंबर में पूछा तो हमें, जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताए, उन एग्जाम्पल के थ्रू हमें इस आंसर को टैकल करना है ताकि हमारा जो कंटेंट है वो 20 नंबर के हिसाब से फिट हो जाए। अब विषय वस्तु के बाद हम देखते हैं कि जो मनोवृत्ति है उसका निर्माण कैसे होता है। हमारा जो एटीट्यूड है, हमारी जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है, उसमें किस किस स्तर पर हमारा एटीट्यूड बनता है। आइए अब हम देखते हैं कि एटीट्यूड का निर्माण कैसे होता है। यहाँ मैंने एटीट्यूड को 3 भागों में बांटा है कि 3 भागों में हमारा एटीट्यूड निर्मित होता है। फर्स्ट हम यहाँ देखें जन्मजात कारक रहेंगे, सेकंड यहाँ देखें व्यक्तिगत और सामाजिक कारक रहेंगे, और थर्ड हम देखें तो मैंने अन्य कारक में यहाँ इनको विभाजित कर दिया है। अब अगर हम देखें जन्मजात कारक, कई सारे रिसर्च हुए, कई सारी चीजें हुई, मनोवैज्ञानिकों ने रिसर्च किए तो उन्होंने पाया कि जो हमारी मनोवृत्ति है, जो हमारा एटीट्यूड है, वो क्या होता है, थोड़ा बहुत जन्मजात कारकों पर भी निर्भर करता है। मैंने यहाँ पे 5% लिखा है, इतना ही हमारा क्या मनोवृत्ति जन्मजात या अनुवांशिक कारकों पर निर्मित करता है। एक रिसर्च आया जिसमें क्या किया गया, 2 जुड़वा बच्चों को लिया और उन जुड़वा बच्चों को अलग अलग माहौल में पाला गया, बड़ा किया गया। कुछ समय बाद देखा गया कि किसी बहुत कम चीजें ऐसी थी जिनमें क्या हुआ, उनकी मनोवृत्ति, उनका एटीट्यूड सेम था। भले ही वो जुड़वा थे लेकिन उनको अलग अलग परिवेश में पाला गया था, इसलिए उनका जो एटीट्यूड है वो जन्मजात कारकों पर सिर्फ इतना ही निर्भर करेगा। ठीक है, उसके बाद हम व्यक्तिगत और सामाजिक कारक देखें तो व्यक्तिगत सामाजिक कारक में फर्स्ट देखेंगे हम परिवार और विद्यालय की भूमिका, सेकंड देखेंगे पुरस्कार एवं दंड, थर्ड हम देखेंगे सहचार, और देन हम देखेंगे क्या, प्रतिरूपण। वहीं अन्य कारक में हम देखें संस्कृति का प्रभाव, संदर्भ समूह, व्यक्तिगत अनुभव, आवश्यकता पूर्ति एवं लाभ, उसके बाद संचार के माध्यमों के द्वारा और क्लासिकल या शास्त्रीय अनुबंध के द्वारा क्या होता है, हमारी मनोवृत्ति कैसे निर्मित होती है हम देखेंगे।
यहाँ मैंने अनुवांशिक का भी आपको बताया कि किस तरीके से अनुवांशिक कारकों पर हमारी मनोवृत्ति निर्भर करती है। अब अगर हम देखें अब हम देखेंगे कि व्यक्तिगत और सामाजिक कारकों पर कैसे हमारी मनोवृत्ति निर्भर करती है। हमारा जो प्रारंभिक जीवन होता है वो परिवार में होता है, ठीक है, और हम विद्यालय में भी प्रारंभिक जीवन में प्रवेश करते हैं। तो जो हमारी प्रारंभिक मनोवृत्ति है उसका निर्माण कहाँ से होगा? परिवार और विद्यालय के परिवेश में होगा। परिवार में हमारी मनोवृत्ति में अगर हम देखें तो बड़ों का आदर करना, गरीबों के प्रति दया भाव रखना, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे? एटीट्यूड में सीखेंगे। वहीं अगर हम विद्यालय में जाएंगे तो विद्यालय में हमारा एटीट्यूड अनुशासन की तरफ जाएगा, सारी चीजें हम वहाँ टाइम पे करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें, हम विद्यालय में राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान आदि का भी गायन करते हैं। तो इससे क्या होगा? जो हमारी मनोवृत्ति है राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान करते करते जो देश प्रेम का जो भावना है, हमारी देश प्रेम के प्रति आदर की भावना है, उसका क्या होगा? निर्माण होगा। तो इस तरीके से हमारी मनोवृत्ति परिवार और विद्यालय के परिवेश में बनती है। वहीं अगर हम सेकंड देखें सहचर्य, सहचर्य में अगर हम जनरली देखें कि हम बोलते हैं संगति का असर होना, मतलब किसी इंसान के, किसी व्यक्ति के साथ हम थोड़ा टाइम तक रहते हैं तो हम क्या करते हैं? उसके जैसे बनने की कोशिश करने लगते हैं, उसकी जो भी आदतें हैं उनको फॉलो करने लगते हैं। तो सहचर्य में क्या होगा? हमारा एटीट्यूड वैसा बनेगा जिसके साथ हम रहते हैं। वहीं अगर हम पुरस्कार दंड में देखें तो पुरस्कार के प्रति हमारी जो मनोवृत्ति है वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि पुरस्कार से हमें प्रशंसा मिलती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम दंड देखें तो दंड के प्रति हमारी जो मनोवृत्ति है वो नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि उससे हमें आलोचना का सामना करना पड़ता है। अगर यहाँ पुरस्कार और दंड में मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं तो जो कैलाश सत्यार्थी हैं, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, इन्होंने क्या किया? बचपन बचाओ आंदोलन चलाया और कई सारे जो बाल मजदूर थे उनको विकास की धारा में लेके आए। इनके लिए इनको क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। तो इनके कार्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला। इनके प्रति हमारी जो मनोवृत्ति है, इनके प्रति हमारा जो एटीट्यूड है वो कैसा बना? पॉजिटिव बना। कैसा बना? पॉजिटिव बना। वहीं अगर हम निर्भया कांड के जो हत्यारे हैं, अभी पिछले साल जिनको सजा दी गई है, उनके लिए हमारा एटीट्यूड कैसा बना? नेगेटिव बना। तो दंड, इनको क्या मिला? दंड मिला। और कैलाश सत्यार्थी को क्या मिला? पुरस्कार मिला। तो पुरस्कार और दंड के प्रति हमारी किस तरह से सकारात्मक नकारात्मक मनोवृत्ति बनती है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अन्य कारक। अन्य कारकों में हम फर्स्ट में देखेंगे कि संस्कृति का प्रभाव। संस्कृति का प्रभाव कैसे? हर व्यक्ति किसी न किसी संस्कृति से जुड़ा होता है और संस्कृति में जिन नैतिक मूल्यों के प्रति आदर और आस्था प्रकट की जाती है उसके लिए उस व्यक्ति की क्या हो जाती है? पॉजिटिव एटीट्यूड का निर्माण हो जाता है। अगर हम देखें संस्कृति को लें अगर हम यहाँ, तो जो मुस्लिम लोग हैं, जो मुस्लिमों की संस्कृति है, वो पशु बलि के प्रति क्या करते हैं? पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। और अगर हम जैन धर्म को देखें तो जैन धर्म पशु बलि के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड को रखता है। तो संस्कृति का प्रभाव इसी तरीके से होता है कि जिस संस्कृति में व्यक्ति रहता है उस संस्कृति के प्रति उसका पॉजिटिव एटीट्यूड, और जिसमें नहीं रहता उसके लिए नेगेटिव एटीट्यूड। तो यही आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है। वहीं अगर हम सेकंड देखें, व्यक्तिगत अनुभव। व्यक्तिगत अनुभव कैसे? हर व्यक्ति क्या करता है? सारी चीजें अपने व्यक्तिगत अनुभव से करता है। जैसे कि हम अन्ना हजारे को देखें, अन्ना हजारे ने लोकपाल को लेके आंदोलन किया, ठीक है, लोकपाल को लेके जन आंदोलन किया। तो इसमें हुआ क्या? उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव से, उन्हें किसी ने बोला नहीं कि आप ये जाके करिए, क्योंकि जो सामाजिक सुधार हैं, कई तरह के कार्य ऐसे होते हैं जो व्यक्ति खुद अपने अनुसार करता है, ना कि किसी और के कहने पर करता है। वहीं अगर हम राजा राम मोहन राय को देखें, जो कि हमारे हिस्ट्री में पुनर्जन्म के अग्रदूत हैं, उनके सामने एक घटना घटित होती है जिसमें जब उनके बड़े भाई की मृत्यु होती है तो उनकी जो भाभी रहती हैं, उनको उनके जो भाई रहते हैं उनकी चिता पर क्या किया जाता है? उनके साथ जला दिया जाता है, यानी कि इस प्रथा को बोलेंगे सती प्रथा। तो जैसे ही वो ये घटना को देखते हैं, सती प्रथा के विरोध वो क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं। और सती प्रथा को लेके उनके मन में क्या होती है? एक नेगेटिव एटीट्यूड बनता है। और ये उन्होंने कैसे सीखा? व्यक्तिगत अनुभव से सीखा। तो यहाँ आपको समझ में आया व्यक्तिगत अनुभव किस तरीके से। नेक्स्ट हम देखते हैं संदर्भ समूह। संदर्भ समूह ऐसे समूह होते हैं जिसका किसी व्यक्ति को ना तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके लिए पंजीयन की जरूरत नहीं होती है, बस हम क्या करते हैं? वो संदर्भ समूह से अपने आप को जोड़ लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आपको क्या बनना है? सिविल सर्वेंट बनना है। आप अभी सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, आप अभी बने नहीं है, लेकिन
हम किस समूह में अभी आएंगे, हम सिविल सर्वेंट के समूह में ही आएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक संदर्भ समूह है। संदर्भ समूह में क्या करते हैं, हम अपने आप को ऑटोमेटिकली जोड़ लेते हैं। इसी तरह कई सारे राजनीतिक समूह होते हैं, धार्मिक समूह होते हैं, भले ही हम उस राजनीतिक दल की पार्टी के सदस्य नहीं हैं, लेकिन हम जिस दल को फॉलो करते हैं, हम ऑटोमेटिक क्या करते हैं, उस संदर्भ समूह में अपने आप को जोड़ने लगते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, संदर्भ समूह की विचारधारा जो होगी, संदर्भ समूह जिसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखेगा, हमारा भी उसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा, और जिसके लिए नेगेटिव एटीट्यूड रखेगा, हमारा भी उसके लिए नेगेटिव एटीट्यूड बनेगा। तो इस तरह क्या होता है, संदर्भ समूह हमारी मनोवृत्ति के निर्माण में सहायक होते हैं। सेकंड हम देखें ये जो है, ये कुछ मैंने अन्य संदर्भ समूह लिख रखे हैं, जैसे कि राजनीतिक, धार्मिक, व्यावसायिक, सामाजिक, ये भी क्या होते हैं, संदर्भ समूह होते हैं। देन हम देखते हैं आवश्यकता पूर्ति या आवश्यकता पूर्ति के का जो लाभ होता है, उससे हमारी मनोवृत्ति कैसे निर्मित होती है। यहाँ क्या होता है कि जिस व्यक्ति वस्तु से हमारी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी अगर पूर्ति हो रही है, तो हमारी जो मनोवृत्ति है उसके लिए पॉजिटिव रूप से डेवलप हो जाएगी, और जिस व्यक्ति या वस्तु से हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही है, उसके लिए हमारी मनोवृत्ति नेगेटिव रूप से निर्मित हो जाएगी। यहाँ जनरली अगर हम देखें, माँ जो होती है उससे हम किसी भी बात को शेयर करते हैं, किसी भी डिमांड को करते हैं, तो माँ जनरली हमारी सारी डिमांड को पूरी करती है। हम जाके जो भी डिमांड करेंगे, माँ उसको पूरी कर देगी। तो इससे क्या हो रहा है, माँ से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, तो माँ क्या होगी, हमारे लिए मनोवृत्ति का निर्माण करेगी, और इसके लिए हमारी कैसी मनोवृत्ति निर्मित होगी, पॉजिटिव मनोवृत्ति निर्मित होगी। यही चीज डिस्क्रिप्शन में यहाँ लिखी हुई है। वहीं अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका देखें कि आवश्यकता पूर्ति कैसे, कई सारी पुस्तकें होती हैं, जैसे लूसेंट है। आप लूसेंट से बहुत अच्छी तरीके से परिचित होंगे। आपको पता है कि लूसेंट पढ़ने से किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर फंसेगा। तो हमारी जो मनोवृत्ति है वो लूसेंट के प्रति कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। क्यों? क्योंकि उससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। तो यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो क्या है कि जिन पुस्तकों से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके प्रति विद्यार्थियों की जो मनोवृत्ति होती है वो कैसी होती है, सकारात्मक होती है। तो आवश्यकता पूर्ति और लाभ से कैसे हमारी मनोवृत्ति निर्मित होती है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं संचार माध्यम से किस प्रकार हमारी मनोवृत्ति निर्मित होती है। सोशल मीडिया, टेलीविजन, अखबार, रेडियो, जितने भी संचार माध्यम हैं, हम जो भी सुनेंगे और जो भी रिटर्न हमारी बुक है, वो भी क्या है, हमारे संचार का माध्यम है। क्यों? क्योंकि हम दूसरों की थॉट्स को, किसी विषय के बारे में क्या करते हैं, जानते हैं। तो संचार माध्यम, बुक्स वगैरह भी क्या होंगी, हमारी संचार का माध्यम होंगी। यहाँ अगर हम देखें, मान लीजिए आप एपीजे अब्दुल कलाम की जो आत्मकथा है उसको पढ़ते हैं, उसमें आप पढ़ते ही एनकरेज होते हैं, आपको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, तो उसके प्रति आप क्या करेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करेंगे। वहीं अगर आप टीवी, रेडियो में कुछ भी सुन रहे हैं जिसमें मान लीजिए जातिवाद का मुद्दा आता है, जातिवाद के मुद्दे को लेके आपका, अगर उसमें जातिवाद का लिए नेगेटिव एटीट्यूड का संचार किया जा रहा है, तो आपका जो एटीट्यूड है वो भी कैसा होगा, जातिवाद के लिए नेगेटिव बन जाएगा। तो संचार माध्यम इस तरीके से हमारी मनोवृत्ति का निर्माण करते हैं। वहीं अगर हम लास्ट देखें, लास्ट हमारा क्या है, शास्त्रीय अनुबंध या क्लासिकल अनुबंध। शास्त्रीय अनुबंध, क्लासिकल अनुबंध में क्या होता है, जब दो घटनाएं एक साथ एक ही समय पर निश्चित रूप से घटित होती हैं, तो आगे चलकर कुछ समय बाद पहली घटना दूसरी घटना का संकेत बन जाती है। कैसे, आपको बताती हूँ। अगर हम देखें कि एक माँ है, उसका बच्चा उसके साथ जाता है। माँ और बच्चा जब जाता है, माँ को जैसे ही मंदिर दिखता है, माँ क्या करती है, हाथ जोड़ने लगती है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि पहली घटना क्या हुई, मंदिर का दिखना। पहली घटना क्या हुई, मंदिर का दिखना। और दूसरी घटना हमारी क्या हो रही है, माँ का हाथ जोड़ना। माँ का हाथ जोड़ना, ठीक है। तो हमने देखा कि पहली घटना मंदिर का दिखना, दूसरी घटना जो है वो माँ का हाथ जोड़ना। बच्चा माँ के साथ जाता है, जैसे ही मंदिर दिखता है, माँ श्रद्धा से हाथ जोड़ती है। बच्चा इस क्रिया को बार बार देखेगा। एक टाइम बाद कैसा होगा कि माँ बच्चे के साथ नहीं होगी, और बच्चा अकेला जब जाएगा, उसे मंदिर दिखेगा, तो वो भी क्या करेगा, हाथ जोड़ने लगेगा। तो इसमें क्या हुआ, इस घटना में क्या हो रहा है कि माँ जब नहीं रहती, उस टाइम पर भी क्या होता है, मंदिर को देख के बच्चा हाथ जोड़ता है। यानी कि कुछ टाइम बाद दूसरी घटना पहली घटना का संकेत बन जाती है ना। कैसे संकेत बन जाती है, माँ अगर नहीं भी है तो भी बच्चा क्या करेगा, मंदिर को देख के हाथ जोड़ेगा।
डिस्क्रिप्शन में यही लिखा हुआ है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं, जो क्लासिकल अनुबंध है इसके जो प्रणेता हैं वो कौन है? इब्रान पेत्रोविच पावलाव। कौन है? इब्रान पेत्रोविच पावलाव। अब इनके जो प्रणेता हैं, पीएससी कभी कभी क्या करता है, आपसे पूछेगा कि इनके अनुसार क्लासिकल अनुबंध को समझाइए, इनके अनुसार क्लासिकल अनुबंध को समझाइए। समझाना आपको यही है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन के लिए वो क्या करेगा, इन मनोवैज्ञानिक का नाम रख देगा। तो आप उसको देखकर भी आपका आंसर यही होना चाहिए, विदाउट इसके भी आपका आंसर यही होना चाहिए। और अगर विदाउट इसके आता है तो आप लिखेंगे इसके प्रणेता ये हैं, इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे क्लासिकल अनुबंध का। मनोवृत्ति निर्माण में ये बहुत लोकप्रिय क्या है, कारक माना जाता है। और एग्जाम्पल मैंने आपको बताया महिला और बच्चे वाला, यहाँ भी वही लिखा हुआ है, आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया है कि हमारी जो मनोवृत्ति होती है उसका निर्माण कैसे कैसे होता है। और अगर आपसे प्रभावित करने वाले कारक पूछे जाते हैं तब भी आपको क्या करना है, इसी फॉर्मेट में आपका आंसर देना है। अब मैं यहाँ आपको क्वेश्चन फॉर्मेट बता देती हूँ कि किस तरीके से पीएससी हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर मान लीजिए मनोवृत्ति निर्माण में आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, तो आप क्या करेंगे, इनके कारकों के सिर्फ नाम लिख के आएंगे और एक आध का एग्जाम्पल दे देंगे। वहीं अगर आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि बताइए मनोवृत्ति के निर्माण में परिवार और विद्यालय के परिवेश की भूमिका किस प्रकार सहायक होती है, अगर वो आपसे सिर्फ ये अकेला पूछता है तो आपको क्या करना है, 1-1.5 लाइन में मनोवृत्ति को बताना है, फिर परिवार एवं विद्यालय के परिवेश की भूमिका आपको बताना है, देन आपको एग्जाम्पल देना है और 1 लाइन में आपको क्या करना है, आपका निष्कर्ष देना है। अगर मान लीजिए उसने सिर्फ अकेला ये पूछ लिया कि पुरस्कार और दंड की भूमिका बताइए मनोवृत्ति के निर्माण में, इसके अलावा अगर वो पूछता है कि मनोवृत्ति निर्माण में संस्कृति के प्रभाव किस प्रकार पड़ता है समझाइए, तो अगर 20 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो ये पूरा होलिस्टिक क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर 5 नंबर में वो पूछेगा तो 5 नंबर में पर्टिकुलर को भी पूछ सकता है, वो है ना, अन्य कारकों में से किसी को भी पूछ सकता है। आप तैयार रहिएगा कि 5 नंबर में किसको पूछा है, 20 नंबर में आता है तो हमें कैसे टैकल करना है, और 2 नंबर में आता है तो कैसे आपको टैकल करना है। एग्जाम्पल आपको देना बिल्कुल अनिवार्य है, आप बिना एग्जाम्पल के किसी भी आंसर में आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। मनोवृत्ति निर्माण के बाद अब हम क्या करेंगे, कल हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा मनोवृत्ति, अभी हमने क्या किया, मनोवृत्ति निर्माण कैसे होता है। कल हम देखेंगे कि ये जो मनोवृत्ति हमारी निर्मित हुई है, क्या हम इसमें चेंज कर सकते हैं, इसमें परिवर्तन ला सकते हैं। तो कल हम हमारी क्लास में मनोवृत्ति में परिवर्तन कैसे होता है उसको देखेंगे। आज इतना ही, थैंक यू सो मच।